नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पहलवान विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक फाइनल में डिस्क्वालीफाई। 100 ग्राम ने तोड़ दिया गोल्ड मेडल का सपना। विपक्ष ने षड्यंत्र का लगाया आरोप। खेल मंत्री ने संसद में दिया बयान। विपक्ष ने किया वॉकआउट। संसद में होगा बड़ा धमाका। कल सुबह 11 बजे वक्फ बोर्ड बिल पेश करने जा रही है मोदी सरकार। तैयारियां पूरी। घट जाएंगी मुस्लिम समुदाय के सबसे बड़े संस्थान की शक्ति। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का विवादित बयान। कहा, जो बांग्लादेश में हो रहा है वैसा भारत में भी हो सकता है। खुर्शीद के बयान पर बीजेपी का तीखा पलटवार। बांग्लादेश में हो रहा हिंदुओं पर हमला। कट्टरपंथी पार्टी जमात इस्लामी ने कबूला। हिंसा के बीच 400 से ज्यादा लोग लौटे भारत। साथ ही शेख हसीना को वापस भेजने की उठी मांग। 15 अगस्त को दिल्ली में तिरंगा फहराएंगी आतिशी मार्लेना। केजरीवाल ने एलजी को पत्र लिख दी जानकारी। हाई कोर्ट से फिर केजरीवाल को लगा बड़ा झटका। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पेरिस ओलंपिक से आई बेहद दुखद खबर की। भारत के स्टार रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक का फाइनल खेलने से पहले ही बाहर हो गई। विनेश 50 किलोग्राम वर्ग में हिस्सा ले रही थी, लेकिन उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा पाया गया, जिस वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। विनेश फोगाट गोल्ड मेडल की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी, लेकिन नियम के मुताबिक ज्यादा वजन होने के कारण वो मैट पर हिस्सा नहीं ले पाई। विनेश के अयोग्य घोषित होने पर हमारे देश में राजनीति भी तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने फोगाट के फाइनल न खेलने देने को साजिश बताया और इसकी जांच की मांग की है। साथ ही आप सांसद संजय सिंह ने सरकार से सख्ती दिखाने को कहा। राकेश टिकैत ने कहा कि यह फेडरेशन और सरकार की साजिश है। विनेश के साथ सभी लोगों की जांच की जाए। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने भी कई तरह के सवाल खड़े किए। रणदीप सुरजेवाला ने नफरती षड्यंत्र करार दिया, तो वहीं भगवत मान विनेश के घर पहुंचे। विनेश के घर वालों से मुलाकात कर जांच की मांग की। तो वहीं पीएम मोदी ने भी दुख जताया और सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि विनेश, आप चैंपियनों में चैंपियन हो। आप भारत का गौरव हो और हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत हो। आज विनेश के मामले में खेल मंत्री ने भी संसद में बयान दिया। खेल मंत्री ने कहा कि इस मामले को लेकर भारतीय कुश्ती संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज किया है। भारत सरकार ने उनकी पूरी मदद की थी। विनेश को सारी सुविधाएं भी मुहैया कराई गई थी। खेल मंत्री के बयान के बाद जमकर विरोध हो गया। विपक्ष ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। जब खेल मंत्री बयान दे रहे हैं तो विपक्ष की ये क्या हरकत है? चिल्लाने लगे, वॉकआउट कर दिया। देखिए, विपक्ष जो है मूर्खता की पराकाष्ठा का परिचय दे रहा है। मूर्खों की तरह बातें कर रहे हैं ये लोग। अगर कोई दोषी है कि उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है तो वो स्वयं विनेश फोगाट है। आप वर्ल्ड स्टेज पे इस तरह के प्रोफेशनल कुश्ती के अंदर ये कैसे पॉसिबल है कि आप 2 किलो वजन आपका बढ़ जाए फाइनल से पहले, और रात भर आप पूरी कोशिश करती हैं, यहां तक कि बाल भी कटवा लेती हैं कि वेट कम हो जाए, फिर भी 100 ग्राम ज्यादा है। 50 केजी की कैटेगरी है, 100 ग्राम तो छोड़ दीजिए, 1 ग्राम भी अगर आप ज्यादा हो गए आप नहीं खेल पाएंगे। ये हाईएस्ट प्रोफेशनल लेवल पे ये स्पोर्ट्स हो रहा है और इनको लग रहा है, ये अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये संजय सिंह, ये भगवंत मान, इनको लग रहा है कि वहां भी कुछ जुगाड़ टेक्निक चल जाएगा। जांच की मांग करें, बस किस चीज की जांच करनी है? अगर किसी को पनिश करना है तो मोदी सरकार ने और फेडरेशन ने जो फोगाट के लिए अलग से ट्रेनर, अलग से कोच, अलग से फिजियोथेरेपिस्ट, एक अलग टीम उनके लिए बनाई गई थी, जो दूसरे एथलीट्स के लिए नहीं है। तो ये लोग सो रहे थे, ये लोग सो रहे थे। आपको अचानक से मालूम चल रहा है कि भाई 2 केजी बढ़ गया, तो ये किसी का दोष नहीं है,
बहुत बड़ा लॉस है हिंदुस्तान का। विनेश फोगाट के मेहनत, उसके जज्बे, उसके स्पोर्ट्स पे कोई सवाल नहीं, लेकिन उनके मैनेजर्स के ऊपर सवाल उठेंगे कि आपने किस तरीके से अपने प्लेयर का रख रखाव किया कि वो 2 केजी फाइनल से पहले उसका वेट हो जाता है। और रही बात इन विपक्षी पार्टियों के नेताओं के बयान की, तो इनकी तो अलग कहानी है। इनकी सारी पोल पट्टी खुल गई। ये कुछ और सोच रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी को नापने के चक्कर में थे और इनकी कलई खुल गई। जी, तो आज विनेश के अयोग्य होने पर संसद में भी बवाल मचा। संसद में आज मॉनसून सत्र का 13वां दिन रहा। विपक्ष ने कई मुद्दों पर एनडीए सरकार को घेरा। आज जब विनेश फोगाट पर खेल मंत्री बयान दे रहे थे, तब विपक्ष ने संसद का वॉकआउट कर दिया। पर कल सदन में बड़ा धमाका होने जा रहा है। खबरों के मुताबिक मोदी सरकार कल लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश करने जा रही है। सुबह 11 बजे अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू इसे संसद में पेश करेंगे। उसके बाद विधेयक को आगे के रुख और चर्चा के लिए स्थायी समिति को भेजा जाएगा। मोदी सरकार वक्फ कानून 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995 करने जा रही है। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग, सिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इतना ही नहीं, महिलाओं को भी इसमें उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। पहले खबर थी कि 5 अगस्त को मोदी सरकार बिल पेश करेगी, लेकिन अब कंफर्म है कि कल सुबह 11 बजे बिल पेश होगा। क्या विपक्ष हंगामा काटेगा? देखिए, विपक्ष हंगामा काटेगा ही। कुछ भी अच्छा चीज होता है विपक्ष हंगामा काटता है। और यहां तो सीधे सीधे मौलवी मौलानाओं और जो मुस्लिम समाज में लैंड माफिया में जो लोग संलग्न हैं, उन लोगों का पर कटने वाला है। वक्फ बोर्ड अब अपनी मनमानी नहीं कर सकेगा इन बदलावों के साथ। 44 बदलाव किए जा रहे हैं। इस 44 बदलाव में कुछ बदलाव ऐसे हैं जो बिल्कुल ही लाजमी हैं। वैसे तो इस देश के अंदर वक्फ बोर्ड नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। इस तरह का कानून लागू करना ही अपने आप में अवैध है कि अगर मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड है तो हिंदुओं के लिए क्या है, सिखों के लिए क्या है, क्रिश्चियंस के लिए क्या है। आपने स्पेशल ट्रीटमेंट दे दे करके वोट बैंक की राजनीति गरम की है इस देश के अंदर। ये तो नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव का पाप है जो प्रधानमंत्री मोदी धोने की कोशिश कर रहे हैं। जी, अब बात करते हैं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के विवादित बयान की। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के 3 दिन हो चुके हैं, पर अब भी वहां हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। पर इस बीच पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में जिस तरह की घटनाएं घटित हो रही है, वैसी भारत में भी हो सकती है, भले ही सतह पर चीजें सामान्य ही क्यों ना नजर आए। सलमान खुर्शीद के बयान पर बीजेपी भड़क उठी है। जमकर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी अराजकता फैलाकर भारत को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। मोदी के प्रति नफरत में विपक्ष भारत से नफरत करने लगा है। क्यों सलमान खुर्शीद इस तरह का भड़काऊ बयान दे रहे हैं? सलमान खुर्शीद ही क्यों? मध्य प्रदेश में एक एमपी का लीडर वो साफ साफ कह रहा है कि प्रधानमंत्री के घर घुस करके लूटपाट होगा, जो ढाका में हुआ, जैसा कि श्रीलंका में हुआ, उस तरीके से दिल्ली में भी होगा। सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो यहां भी हो सकता है। क्या हो रहा है बांग्लादेश में? आप इलेक्टेड चीफ प्राइम मिनिस्टर को आप भगा देना चाहते हो, तो आप मोदी को भगाना चाहते हो। वहां मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, आप हिंदुस्तान में मंदिरों को तोड़ना चाहते हो। वहां हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, वहां आप उनका कत्लेआम करोगे। भाई, हिंदुस्तान में हिंदुओं का कत्लेआम करना चाह रहे हो ना फिर, कि जो बांग्लादेश में हो रहा है। बांग्लादेश में यह हो रहा है कि वहां जो रूलिंग पार्टी थी उसके कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा करके मारा जा रहा है, मंत्रियों को जिंदा टांग दिया जा रहा है, उनके घरों को आग लगाया जा रहा है। तो यही काम यहां भी होगा कि चुन चुन के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको ये लोग खदेड़ खदेड़ के मारेंगे, उनके घर के महिलाओं के साथ बलात्कार करेंगे। ये सलमान खुर्शीद और कांग्रेस पार्टी ये बात कह रही है। जिनको सुनाई नहीं दे रहा, जिनको समझ में नहीं आ रहा, जिनके अकल पे ताले पड़ गए हैं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद।
जी, तो सलमान खुर्शीद के बयान पर देश की राजनीति गर्म है, तो वहीं बांग्लादेश में हिंसा जारी है। सियासी उठापटक के बाद अंतरिम सरकार के गठन की तैयारी शुरू हो गई है। मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है। तो दूसरी तरफ बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टी जमात इस्लामी ने खुद एक बयान जारी कर हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने की बात स्वीकार कर ली है। साथ ही एयर इंडिया और इंडिगो की ओर से ढाका के लिए संचालित की गई विशेष उड़ानों के माध्यम से बांग्लादेश में अस्थिर स्थिति के बीच 400 से ज्यादा लोगों को भारत वापस लाया जा चुका है और शेख हसीना को लेकर बांग्लादेश की तरफ से बड़ी मांग भी इस बीच कर दी गई है। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महबूब उद्दीन ने भारत से शेख हसीना को गिरफ्तार कर वापस बांग्लादेश भेजने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि हम भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं और शेख हसीना को वापस भेज दिया जाए। पिछले 24 घंटे में क्या क्या हुआ है बांग्लादेश में? देखिए, बांग्लादेश एक सिविल वार की ओर बढ़ गया है। हिंसा अभी थमा नहीं है और सबसे बड़ी चीज कि अभी तो जमाते इस्लामी, उसके कारकुन और तमाम बीएनपी पार्टी के लोग सड़कों पे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पे जो शेख हसीना के समर्थक हैं वो बिल्कुल खत्म हो गए। अगर 10 लाख लोग मिलकर के ये हाल कर सकते हैं पूरे बांग्लादेश का, तो 10 लाख से ज्यादा उनके पास भी समर्थक हैं। तो एक सिविल वार की ओर बढ़ रहा है बांग्लादेश। कंपनियां छोड़ के भाग रही हैं। हिंदुस्तान इन सब चीजों को अच्छे तरीके से मॉनिटर भी कर रहा है और बांग्लादेश में क्या होना है, क्या हमारी पॉलिसी होनी चाहिए, वो पल पल उसके ऊपर दिन भर में 4 बार 5 बार मीटिंग्स भी हो रही है। लेकिन जिस चीज का डर था वही डर सच में तब्दील हो रहा है। जिस तरीके से आज शाम जमाते इस्लामी का चीफ, जिस तरह का उसको वेलकम दिया गया और जिस तरीके से जमाते इस्लामी के लोग अब ये कह रहे हैं कि नई सरकार तो बनेगी लेकिन कानून इस्लामिक होगा, सरिया लागू किया जाएगा पूरे बांग्लादेश में। तो जो लोग माला जप रहे थे कि डेमोक्रेसी लौट आई है, हिंदुस्तान में भी उस तरह के लोग थे ना, उस तरह के जंतु पत्रकार जो कह रहे थे कि ये जो है पब्लिक पीपुल्स मूवमेंट है। तो आप देखिए कि ये पीपुल्स मूवमेंट जो है इस्लामिक स्टेट बनाने की ओर बढ़ चुका है। 5 दिन में सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। ये जो नोबेल पुरस्कार विनर, ये जो एडवाइज़र बनकर के पहुंच रहे हैं वहाँ पे, वो डेमोक्रेसी की बात करेंगे। तो बाकी जिस तरीके से शेख हसीना के मंत्री पुल के ऊपर जिंदा लटका करके उनको मारा गया है, ये लोग सारे लोग, इस नई सरकार इंटरिम गवर्नमेंट वाले लीडर भी वो मारे जाएंगे, क्योंकि वहाँ अब कोई पॉलिटिकल पार्टी का राज नहीं है सड़कों के ऊपर, वहां जमात वालों का राज आ गया है और वहां पे एक हार्डकोर कट्टरपंथी सरकार आगे 4-5 महीने में बन जाएगी। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को चिट्ठी लिखी है। सीएम केजरीवाल ने यह चिट्ठी 15 अगस्त पर दिल्ली में तिरंगा झंडा फहराने को लेकर लिखी है। एलजी को लिखी चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि 15 अगस्त को मेरी जगह मंत्री आतिशी मारलेना तिरंगा झंडा फहराएंगी। हालांकि केजरीवाल के इस फैसले पर आम आदमी पार्टी में घमासान भी मच गया है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत को ईडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर आज सुनवाई भी हुई। ईडी की ओर से मामले में जल्द सुनवाई की अपील पर हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या जांच एजेंसी दिल्ली के मुख्यमंत्री को दोबारा गिरफ्तार करना चाहती है। हालांकि केजरीवाल को आज कोई राहत नहीं मिली और अगली सुनवाई को 5 सितंबर तक के लिए टाल दिया गया है। अरविंद केजरीवाल को आतिशी मारलेना पर इतना भरोसा क्यों है? देखिए, भरोसा किसी पे नहीं है अरविंद केजरीवाल को। वो एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तो वो अगर जेल के अंदर रहेगा, कैपिटल टीवी शुरू से इस बात को कहता आ रहा था, हमने कल भी कहा था कि आतिशी से बेहतर और कोई उसके पास उम्मीदवार नहीं है। कारण उसका क्या है? कारण ये है कि उनको मालूम है कि आतिशी सबसे ज़्यादा कमज़ोर लीडर है, सबसे ज़्यादा कमज़ोर कड़ी है। अगर इसको हमने झंडा फहराने दिया तो ये कल किसी तरह का
वो अपोज नहीं करेगी। आप इस बात को समझिए। वो एक बार अपोज कर चुकी है और कई बार माफी मांगने के बाद पार्टी में उसको वापस लिया गया है। ये बेसिकली वामपंथी गैंग की थी। और जब आपको याद होगा आनंद कुमार, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव को मारपीट करके केजरीवाल ने भगाया था, क्योंकि उनको लगता था कि इन लोगों से खतरा है, कल ये लोग पार्टी के ऊपर कब्जा कर लेंगे, उनको मार के भगाया गया। तो उस वक्त आतिशी मारलेना उस गैंग के साथ थी, लेकिन सब कुछ तहस नहस हो गया। तो कई महीने तक वो मिन्नतें करते रही केजरीवाल के सामने कि मैं क्या करूंगी, मैं कहीं नहीं जा सकती, मेरा तो कोई नहीं है। तब केजरीवाल ने कहा कि चलो भाई आ जाओ पार्टी के अंदर। अब आप समझिए, मतलब ये कि ऐसी लीडर जिसका अपना कोई बेस नहीं है, पॉपुलैरिटी नहीं है, जिसके साथ कार्यकर्ता नहीं है। देखिए भूख हड़ताल पे कहीं कोई नहीं आया, वही उसका प्लस पॉइंट हो गया। और इसलिए कि चूंकि अरविंद केजरीवाल को आतिशी मारलेना से कोई प्रकार का कोई खतरा तक नहीं है, इसलिए उसके नाम को चुना गया। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरें और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।